हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टेक्निकल पेपर लेके आया हूँ जो कि 2018-19 की यूपीपीसीएल के पेपर में हुआ था। चलिए शुरू करते हैं इसका क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एडी करंट की विशेषताओं का प्रयोग कहाँ इस्तेमाल होता है। देखिए, एडी करंट जो है मूविंग कॉइल मीटर जो होते थे और पुराने समयों पे उनकी मीटर की डैम्पिंग में इस्तेमाल किया जाता था। मूविंग कॉइल, बीच में एक कॉइल है जो घूमती रहती थी, पुराने मीटरों में आपने देखा होगा, ठीक है, उसी में इसका इस्तेमाल किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, ट्रैक्शन के कार्य के लिए किस मोटर का प्रयोग किया था। ट्रैक्शन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बल लगाना, बहुत ज़्यादा जब कोई चीज़ बल लगाती है, जैसे एक्सीलेटर में या लिफ्ट या एक्सीलेटर, तो उसमें हम लोग डीसी सीरीज़ मोटर यूज़ करते हैं। डीसी सीरीज़ मोटर ये है, डीसी सीरीज़ मोटर में आर्मेचर होता है और इसी के सीरीज़ में जो है हमारा वाइंडिंग होती है। जितनी ज़्यादा लोड होता है उतना ज़्यादा ये मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ये इस कार्य के लिए सबसे सूटेबल है। अगला देखिए, यूनिवर्सल मोटर है। इसकी भी वाइंडिंग लगभग एक जैसी ही होती है, पर फ़र्क इतना ही होता है कि ये डीसी और एसी दोनों में काम कर सकता है। और हमारा शंट मोटर, इसकी वाइंडिंग और आर्मेचर दोनों पैरेलल में इस्तेमाल होता है, समांतर में से जोड़ा जाता है एक साथ। अगला सवाल, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। देखिए, BIS का फुल फॉर्म याद रखिए, कभी भी पूछा जा सकता है। इसके अनुसार एक लाइट सर्किट में, मतलब हमारे घर में जो लाइट और पंखों के लिए जो सर्किट यूज़ होता है, उसके लिए अधिकतर लोड की संख्या होती है 800 वाट से अधिक नहीं दी जा सकती मानक के अनुसार। अगला सवाल, सीसा एसिड बैटरी इलेक्ट्रिक स्तर पर बनाए रखने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। देखिए, पानी का जो है इस्तेमाल बैटरी की मेन कूलिंग के लिए किया जाता है। बैटरी में हीट प्रोड्यूस होती है, उसको चार्ज करते समय भाप बनती है, तो उसकी वजह से वो पानी भाप बन के निकलता रहता है। देखिए, इसमें जो पानी इस्तेमाल किया तो उसकी एक क्वालिटी होती है, वो होता है एकदम डिस्टिल वाटर। अब आप समझेंगे डिस्टिल वाटर होता क्या है। डिस्टिल वाटर वो पानी होता है जो भाप बना के निकाला जाता है। इस पानी को ऐसे आग से जला के और इसके ऊपर एक लोहे की प्लेट रख के जिस पे भाप जाती है और भाप फिर एक दूसरे कंटेनर में भरती रहती है, यही हमारा डिस्टिल होता है। ये पूरी तरह से शुद्ध पानी होता है, ठीक है, ये पूरी तरह शुद्ध पानी होता है, इसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होती और इसी पानी का इस्तेमाल बैटरी में किया जाता है। कारण ये है कि अगर किसी भी पानी को नलके के और कोई अन्य पानी को इस बैटरी में डाला जाएगा तो इसमें जो हमारा एसिड मौजूद होता है वो हर वक्त रिएक्ट करेगा और हमारी प्लेट और बैटरी को जल्दी ख़राब कर देगा। तो बैटरी की अच्छी लाइफ के लिए हमें हमेशा डिस्टिल वाटर इस्तेमाल करना चाहिए। अगला हमारा सवाल है, ये क्या पूछ रहा है, 3 फेज़ वाली प्रणाली में संतुलित और असंतुलित भार को मापने के लिए जो मीटर इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, 3 फेज़ वाला जो प्रणाली है, आप इसमें ऐसे आपको दिखाते हैं, 3 फेज़ की जो प्रणाली है, तो इसमें ये एक मीटर है और ये एक मीटर है। ये दोनों मीटर मिलके बैलेंस और अनबैलेंस लोड को नापते हैं। ये एक लोड है, क्योंकि हमें पता है कि 3 फेज़ में एक फेज़ हमेशा ऐसा होता है जिसमें किसी तरह की वोल्टेज नहीं होती है। तो ये आर फेज़ है, ये वाई फेज़ है और ये बी फेज़ है। तो इसमें कुछ वोल्ट मिलेगा, इसमें कुछ वोल्ट, पर ये कोई ना कोई एक फेज़ ऐसा होता है जिसमें हर समय 0 वोल्ट रहता है, जिसकी वजह से हमें 2 वाट मीटर की प्रणाली इस्तेमाल करके सही लोड का पता लगाया जा सकता है कि हमारे मीटर में कितना लोड चल रहा है। अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल रेलवे इंजन में जो मोटर इस्तेमाल किया जाता है वो कितने HP का होता है। तो देखिए, ये सवाल तो किताबों में आपको नहीं मिलेगा, ये GK के तरह से सवाल है, पर इसमें एक सवाल जो है जो ज़रूरी है वो होता है कि कितनी वोल्टेज ट्रेन को चलाने के लिए इस्तेमाल किया, तो वो होता है 25,000 वोल्ट। 25,000 वोल्ट, ठीक है, ये सवाल भी पूछा जाता है, तो आप इसे समझ सकते हैं। इसमें 2200 HP की मोटर इस्तेमाल की जाती है। ये भी DC सीरीज़ मोटर की ही होता है। अगला सवाल, आमतौर पर एक फेज़ वाली मोटर में किस प्रकार की वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। ये एक फेज़ वाली वाइंडिंग जो होती है उसमें आमतौर पर हम लोग कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इस प्रकार है। इसको आपको फ़ोटो में दिखा दें। ये जो वाइंडिंग है, ये एक फेज़ के लिए, दूसरे फेज़ के लिए, ये एक नॉर्थ फेज़, साउथ फेज़, नॉर्थ फेज़, साउथ फेज़, इस तरह की चेन के आकार की वाइंडिंग की जाती है। अगला चेन टाइप वाइंडिंग है। ये चेन टाइप वाइंडिंग जो होती है, ये चेन टाइप वाइंडिंग है। इस वाइंडिंग में आप देख सकते हैं कि एक लूप बना के हर बार तैयार किया जाता है, तो अगला लूप फिर दूसरे लूप में जाता है, इस तरह से ये ऑपरेट करता है। ये चेन वाइंडिंग होगी। अगली वाइंडिंग हमारी
बास्केट वाइंडिंग है, बास्केट वाइंडिंग, ये बास्केट वाइंडिंग है। इस वाइंडिंग में आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े मोटर्स होते हैं उसमें इस तरह की वाइंडिंग्स की जाती हैं। अगला वाइंडिंग है डायमंड वाइंडिंग। ये भी बड़े बड़े मोटर्स में, हैवी लोड में चलने वाले मोटर्स पे इस तरह की वाइंडिंग की जाती है, डायमंड वाइंडिंग है। इसमें बहुत ही मोटे तारों का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल हमारा है ट्रांसफार्मर टैपिंग स्विच किस वाइंडिंग से जुड़ा होता है। देखिए ट्रांसफार्मर आपके घरों में भी अगर स्टेबलाइजर्स और वो सारी चीज़ें जो लगी होती होंगी तो उनमें हमेशा टैपिंग हमेशा सेकेंडरी साइड, मतलब इसको लो वोल्टेज साइड बोलते हैं, लो वोल्टेज साइड में ही की जाती है, जो कि द्वितीय वाइंडिंग जिसे कहा जाता है। अगला हमारा सवाल है तांबा की परमाणु संख्या, इसे आप याद कर लें। और हर उस मेटल की जो हमारे किताब में दिए हुए हैं जिसका इस्तेमाल हमने अलग अलग चीज़ों में बनाने के लिए किया जाता है उसको आप याद कर लें। तो इसमें क्या है, तांबे का जो नंबर होता है, तांबे का परमाणु संख्या होती है 29। अगला MCB, कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो आप याद कर लें, MCB, RRCB, इस तरह के कुछ प्रोटेक्शन सर्किट होते हैं। ये प्रोटेक्शन सर्किट है, इनको आप याद कर लें, इनके फुल फॉर्म्स। अगला सवाल मापक यंत्रों में बाल कमानी। देखिए बाल कमानी में सामग्री प्रयोग, किस सामग्री का बाल कमानी बना होता है। बाल कमानी माने बना होता है फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का, फॉस्फोरस कांसा लिखा है, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज इसे इंग्लिश में कहा जाता है। ये इसका बना होता है। इसका कारण ये है कि ये पहली चीज़ ये इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होता है और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट पे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आप इसमें, क्योंकि मीटर्स में जो करंट दौड़ता है, तारों में जो करंट दौड़ता है उससे ये फ्लक्चुएट हो सकता है, इसलिए इस मेटल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इसमें कोई फ़र्क ना आए, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, चुंबकीय प्रभाव का इस पर कोई फ़र्क ना पड़े। अगला सवाल, एक पूर्ण लोड वाले ट्रांसफार्मर है, तांबे का 1000 वाट है, आधे लोड पे क्या होगा। अगर एक कोई ट्रांसफार्मर जो है ऑपरेट कर रहा है और उससे जब फुल लोड पे चलाया जाता है तो वो 1000 वाट का इस्तेमाल करता है। 1000 वाट की क्षमता पे तांबे का 6 जो है एक सर्टन, मतलब उसकी हानियाँ हैं, लॉस हैं। पर अगर इसी को 1000 की बजाय 500 कर दिया जाए तो इसका लॉस घट के 1/4 हो जाता है। ये हर जगह इसी तरह के जो है ये मोटर हो, जनरेटर हो या फिर किसी भी प्रकार का जो है ट्रांसफार्मर हो, वो सारी जगहों पे सिद्धांत काम करता है। इवन ये रोशनी के सिद्धांतों पे भी काम करता है, लाइट पे। जब हम किसका लोड आधा कर देंगे तो इसकी जो क्षमता है, जो उसका लॉस है, वो आधा 1/4 हो जाता है। अगला देखिए, डीसी मोटर स्टार्टर का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। डीसी मोटर स्टार्टर का प्रयोग जो है हमेशा प्रारंभिक करंट को रोकने के लिए किया जाता है। इसमें 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर होता है। ये पॉइंट्स क्या हैं, ये पॉइंट्स हमारा लोड है, रेजिस्टेंस है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस की मदद से हमें मोटर को स्टार्ट करने में जो है आसानी होती है। कारण ये है कि इसमें बैक ईएमएफ जो मोटर होता है हमारा, डीसी सीरीज़ मोटर्स होती है, डीसी मोटर्स होते हैं, इनमें किसी भी तरह का बैक ईएमएफ नहीं होता जब वो ना चल रहा हो। इसीलिए अचानक से उसमें अगर फुल वोल्टेज दिया जाएगा तो वो जलने का चांसेस होता है। इसलिए इसे बैक ईएमएफ जो है ना होने के कारण पहले इसे स्टार्ट किया जाता है और स्टार्ट करने के लिए इसमें रेजिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है ताकि ये धीरे धीरे स्टार्ट हो। अगला हमारा सवाल है, ये पूछ रहा है डीसी जनरेटर के सिद्धांत पर काम करता है। पूछ रहा है किस नियम पे ये डीसी जनरेटर सिद्धांत पर काम करता है। देखिए डीसी जनरेटर जो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरक नियम के पे काम करता है। किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में अगर तार, एक लूप ऑफ वायर को रखा जाए और उसके बीच में से चुंबक को गुजारा जाए तो इसमें एक वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, एक तरह का दबाव महसूस होता है। इसी दबाव के कारण इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसी सिद्धांत पे ये कार्य करता है। फैराडे के जितने नियम हैं उसे आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इन नियमों से अक्सर सवाल आते हैं और बदल के आते हैं। अगला सवाल है मेरा, सर्किट के इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाला दाब। अभी बताया सर्किट को, जो किसी भी सर्किट में जब
वोल्टेज दिया जाता है तभी उसमें करंट का प्रभाव होता है, तो वोल्टेज इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन अल्टरनेटर। देखिए अल्टरनेटर जो होता है, जो मैग्नेट जो किस लॉ के अंतर्गत काम करता है, तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब ये, अगर कोई कॉइल है, उस कॉइल के बीच में अगर हम कोई और कॉइल पे रखते हैं और उसमें मैग्नेटिक करंट जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, तो इस पर कुछ दबाव पड़ेगा और इस दबाव के कारण ये दूसरा सर्किट जो है या अल्टरनेटर जो है घूमता है। इसी लॉ को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखिए इसमें और 3 लॉ दिए गए हैं, उसको भी समझ लिया जाए। पहला लॉ में फ्लेमिंग्स लॉ। फ्लेमिंग्स लॉ अभी जो पिछले सवाल में बताया गया कि फ्लेमिंग ने 2 लॉ दिए थे, एक राइट हैंड रूल और एक लेफ्ट हैंड रूल। ये दोनों रूल हमें 2 चीज़ें बताते हैं। लेफ्ट हैंड रूल जो है वो हमारे मोटर के लिए होता है और राइट हैंड रूल हमारे जनरेटर के लिए होता है। इसे याद रखा जाए क्योंकि अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो लॉ है वो है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ क्या बताता है? लूप में वोल्टेज, ये बताता है कि वोल्टेज का कहाँ पे जो है अननोन वोल्टेज जो होता है या इन सर्किट में कहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है उसी को बताने के लिए। और दूसरा उसका किरचॉफ का लॉ ये बताता है कि अगर चारों तरफ से वोल्टेज आ रहा है तो जिस पॉइंट पे वो आके मिलता है वहाँ पे हमेशा वोल्टेज 0 रहेगा। ठीक है। अगला हमारा एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉ क्या बताता है? जब किसी भी कॉइल में करंट को गुजारा जाए तो उसके पास मौजूद किसी भी मेटल या लोहे के क्षण में एडी करंट प्रोड्यूस होगा जो चुंबक की तरह एक्ट करेगा। इसी को एडी करंट बोला जाता है। एडी करंट के कारण इसमें गर्मी पैदा होगी। आप घरों में इंडक्शन रखे होंगे तो इंडक्शन इस एडी करंट लॉस पे ही काम करता है। एडी करंट लॉ हमें जब उसमें हम अंदर जो कॉइल होता है जिसके अंदर करंट जब दौड़ता है तो आपका ऊपर रखा हुआ कोई भी बर्तन जो लोहा व स्टील का हो वो गर्म होना शुरू हो जाता है। अगला सवाल, चल लोहा उपकरण मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग। देखिए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं ये मीटर में इस्तेमाल किए। ये भी पुराना मीटर है जिस मीटर के तहत जो है इसके बीच में एक कॉइल है जो घूम रही है और ये जो है 2 वाइंडिंग्स हैं। इन दोनों वाइंडिंग के बीच में जब ये घूमता है तो ये इसमें एक लोड को बताने के लिए होता है। ये हमारे मीटर के अंदर इस्तेमाल किया था। ये AC और DC दोनों पे काम कर सकता है। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट समझिए AC और DC दोनों पे काम करता है। और जो है एक मूविंग आयरन हो गया और एक मूविंग कॉइल, ठीक है, MC। मूविंग कॉइल जो है केवल AC पे काम करता है। आयरन AC और DC दोनों पे काम करता है। अगला सवाल हमें, मध्यवर्ती स्विच का प्रयोग सीढ़ी के वायरिंग में किस किया जाता है? ये एक लैंप का नियंत्रण करता है। ये देखिए 3 और उससे अधिक लैंपों को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हम लोग टनल वायरिंग, सीढ़ी वायरिंग, इस जगहों पे इस तरह की लैंपों का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की वायरिंग का इस्तेमाल। 3 फेज़ वाली प्रणाली में वाइंडिंग के बीच अंतर क्या होता है? देखिए 3 फेज़ हमारी 360 की होती है और 360 को जब भागा करेंगे 3 से तो 120 आएगा। तो 3 फेज़ की जो वाइंडिंग होती है उसकी जो फेज़ डिफरेंस होता है वो 130 का होता है। जो फेज़ का अंतराल होता है वो 120 डिग्री का होता है। अगला नियम बताता है निम्न में से किस सेल का कार्यकाल सबसे लंबा है? देखिए इसमें जो सेल्स दिए हैं ये मर्क्यूरी सेल, ड्राई सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल और लिथियम सेल। हमें पता है कि लिथियम सेल आज के समय में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और सबसे ज़्यादा इसी की लाइफ भी होती है। ये 8 से 10 साल तक के लिए बिना चार्ज के भी रह सकता है। अगर इसे चार्ज ना भी किया जाए तो भी ये बिना चार्ज के 8 से 10 साल तक रहता है चार्ज कंडीशन में। अब अगला है मर्क्यूरी सेल, इसकी भी लाइफ 8 से 10 साल है, पर इसमें एक कमी है कि ये चार्ज नहीं हो सकता। ये बिना चार्ज के जो है एक ही बार चार्ज होता है और उसके बाद इसे वापस चार्ज नहीं किया जा सकता। अगला है हमारा ड्राई सेल, इसकी 2 से 3 साल की लाइफ होती है, 2 से 3 साल। और सिल्वर ऑक्साइड सेल की भी 2 से 3 साल की लाइफ होती है। अगला सवाल जो है अग्नि अलार्म प्रणाली के भाग क्या हैं? देखिए अग्नि अलार्म का मतलब ये है जब किसी बिल्डिंग में या किसी घर में आग लगती है, धुआं, ऊष्मा, घंटियाँ, डीकैम पैनल, अलार्म पैनल, बैटरी आदि ये सारे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं जिसकी वजह से एक अगली अलार्म पूरा बनता है। आग में जलने वाले अलार्म को तैयार किया जाता है। अगला सवाल हमारा शक्ति कारक पावर फैक्टर किस तरह निकाला? देखिए पावर फैक्टर निकालने का एक सूत्र है, एक फॉर्मूला है जो होता है ट्रू पावर, मतलब वास्तविक जो पावर होती है, यथार्थ शक्ति बता सापेक्ष शक्ति अपेरेंट पावर। ये जो है हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए और हमें क्योंकि अगर ये इससे अधिक होगा तो लॉस बहुत ज़्यादा होगा, इसको हमेशा हम
कोशिश करते हैं 1 से कम रखने के लिए, और ये 1 वहाँ रहता है जो सर्किट रेजिस्टेंस हो, जैसे हीटर हो गया, बल्ब हो गया, वहाँ हमेशा ये 1 रहता है, और अन्य सर्किटों में ये इंडक्टिव सर्किट में ये 0.8 रहता है। अगला देखिए अब मैं आपको चीज़ें इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पेपर में अगर कोई सवाल आपको कंफ्यूज करेगा तो उसका इंग्लिश कॉन्सेप्ट ही पढ़िएगा, क्योंकि इंग्लिश के ही आधार पर उसको सही और गलत मान्य किया जाता है। अगला देखिए, निम्न में से किस मोटर का प्रयोग छत के पंखों में किया जाता है। छत के पंखों हम लोग दो स्थायी कैपेसिटर, उसमें हमेशा कैपेसिटर लगा रहता है, उसी तरह का मोटर इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल पूछ रहा है 3 फेज़ वाली आपूर्ति प्रणाली में न्यूट्रल पॉइंट डैश कनेक्शन में उपलब्ध नहीं होता। देखिए जब डेल्टा वायरिंग जो हम लोग करते हैं, डेल्टा ट्रांसफार्मर में जो डेल्टा वाइंडिंग होती है उसमें हमें न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये तीनों फेस आपस में ही कनेक्ट होते हैं। अगला सवाल, एसी वाइंडिंग पिच फैक्टर। देखिए एसी जो वाइंडिंग होती है उसमें पिच फैक्टर निकालने का एक फार्मूला है जिसे कहा जाता है वाइंडिंग फैक्टर बटा पोल पिच, वाइंडिंग फैक्टर बटा पोल पिच, जिसका ऑप्शन है 3। ये वाइंडिंग के चैप्टर में पढ़ने को मिल जाएगा, इसे बड़ा अच्छे से समझिए क्योंकि इस तरह के सवाल बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। अगला सवाल जो है, एक 4 पोल वाली प्रत्यावर्ती अल्टरनेटर 1500 आरपीएम पर चल रहा है, तो उसकी जो है फ्रीक्वेंसी पता लगानी है। तो देखिए इसका एक फार्मूला है, फ्रीक्वेंसी पता लगाने का फार्मूला है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू n/p। जो ये n है ये हमें स्पीड बताती है, जो हमारी स्पीड है 1500, और ये p जो है नंबर ऑफ़ पोल बताता है, और इसे 120 से भाग किया जाता है क्योंकि 3 फेज़ों में 120 डिग्री का डिफरेंस आता है। तो ये 1500/4 × 4/120 ये बनेगा 6000, 6000/120 इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज़। तो हमारा जो सवाल है, हमारा जो आंसर है वो 50 हर्ट्ज़ होगा। अगला देखिए, अगला सवाल हमें पूछ रहा है कि वायरिंग प्रणाली में सबसे सस्ता और आसान तरीका होता है क्लिट वायरिंग। क्लिट वायरिंग क्या होती है, कुछ खांचे बने होते हैं, उन खांचों पे तारों को रख के नटों से कस दिया जाता है। ये सबसे आसान, और पुराने समय में ये देखने को मिलती थी पुरानी बिल्डिंगों में, या आज भी कई सरकारी बिल्डिंगों में आपको ये देखने को मिल जाएगी। अगला सवाल पूछ रहा है कार्कस्क्रू नियम जो है हमें किस तरह क्या बताता है, इंगित करता है। देखिए कार्कस्क्रू नियम जो है बल की चुंबकीय क्षेत्र, अगर कोई टेस्टर या पेचकस हमने लिया और उसे हम किसी लकड़ी या किसी भी अन्य चीज़ में छेद कर रहे हैं, तो जिस तरफ हम उसे घुमाएंगे, किसी एक तरफ हम उसे घुमाएंगे, वो उसे डायरेक्शन की करंट की डायरेक्शन बताती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है कि चुंबकीय रेखाएं इस तरफ बन रही हैं, तो वो चुंबकीय रेखाएं बताएंगी, और जिस तरफ वो घुसता जा रहा है अंदर, वो हमें उसका करंट की डायरेक्शन बताएगी कि करंट उसके अंदर जा रही है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके बाहर इस तरह से घूम रही है। ये कॉर्क का स्क्रू नियम बता रहा है। अगला सवाल है, ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज किसके बराबर होता है। देखिए ओम का नियम जो है, इसका ये एक चार्ट मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये चार्ट आप हमेशा याद रखें, और इसी चार्ट के आधार पे बहुत सारे सवाल आप लगा सकते हैं। देखिए वोल्टेज बटा करंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, है ना, V इज इक्वल टू I इंटू आर, I इज इक्वल टू V/R और R इज इक्वल टू V/I। ये एक नियम हो गया, I इज इक्वल टू V/R हो गया, और R इज इक्वल टू V/I। इस डब्बे को आप याद रखें ताकि एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े। अगला सवाल हमें क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा परीक्षण केबल के अर्थ फॉल्ट को स्थान पता लगाने के लिए किया। देखिए अर्थ जो हमारे केबलों में जो बड़े बड़े केबल जो ST लाइन जाती हैं, केबल्स की लाइन, उसमें अगर कोई तरह का फॉल्ट आता है तो उसे पता ना लगने के हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मैरी लूप परीक्षण। इसे मैरी लूप परीक्षण कहा जाता है। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि एक जो है, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ, और हमारा केबल का जो फॉल्ट है यहाँ पे पता लगाने के लिए 2 तरह के अलग, मैरी लूप टेस्ट फॉर अर्थ फॉल्ट और मैरी लूप टेस्ट फॉर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ये इसका फिगर है, और ये इसका जो है आंसर है कि हम उसे पता लगाने के लिए मैरी लूप परीक्षण का इस्तेमाल करते हैं।